हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में हम ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के क्या लाभ हैं, इसके बहुआयामी क्या प्रभाव हैं, इसकी आंतरिक संरचना का क्या महत्व है। इन सभी क्वेश्चन की जानकारी आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसे जानने के क्या क्या स्रोत हैं, अध्ययन के आधार पर क्या क्या स्रोत हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, और कुछ वैज्ञानिकों के जो मत हैं उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का तात्पर्य क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा का तात्पर्य घनत्व, ताप, दाब और चट्टानों की पदार्थीय अवस्था से संबंधित विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा जो है उसमें हम घनत्व, ताप, दाब और चट्टानों की पदार्थीय अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी देने वाले स्रोतों को अध्ययन के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में हम घनत्व, दबाव और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि घनत्व में किस प्रकार परिवर्तन होता है, दबाव में किस प्रकार परिवर्तन होता है और तापमान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। उसी प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले है चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। इसमें बताया कि पृथ्वी जो है ठोस अवस्था में है। लाप्लासा की निहारी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी जो है द्रव अवस्था में है, और जोएपीज और रितर के अनुसार पृथ्वी जो है गैसीय अवस्था में है। ऐसा इन वैज्ञानिकों के मतों ने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद प्राकृतिक स्रोतों में सबसे पहले अपन भूकंप विज्ञान के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में और उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे कि भूकंप विज्ञान से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो जानकारी है वो सटीकता से मिलती है। दूसरा स्रोत है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा कहते हैं। लावा, जलवाष्प हैं, धूल के कण हैं, राख हैं, इनसे निकलने वाले जो पदार्थ हैं ज्वालामुखी से, उनसे हमें पृथ्वी के भूगर्भिक आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का पिंड जो है वो जिस मटेरियल से हमारी अर्थ बनी है उसी मटेरियल से ये उल्का पिंड बने होते हैं। इनके अध्ययन से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक बार वापस इस टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर, वैज्ञानिक मतों के आधार पर और प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। अप्राकृतिक स्रोत में अपन ताप, दाब और घनत्व की बात करेंगे, और वैज्ञानिक मत के आधार पर चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, लाप्लासा की निहारी परिकल्पना और जोएफ्रीज और रितर महोदय की जो परिकल्पना है उससे हम आंतरिक स्रोत के जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है
प्राकृतिक जो स्रोत हैं उसमें ज्वालामुखी हैं, भूकंप है, उल्कापिंड, इनका अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे पहले अपन अप्राकृतिक स्रोत में अपन बात करते हैं घनत्व की। जो घनत्व होता है अप्राकृतिक स्रोत में, जब अपन घनत्व की बात करते हैं, कि जो पृथ्वी है ये उसका सतह वाला भाग है और ये केंद्र वाला भाग है। तो पृथ्वी का जो धरातल है उस पर जो घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई की ओर जाते हैं, गहराई बढ़ती जाती है, तो घनत्व भी बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, जो घनत्व होता है D बराबर m/v का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें D तो घनत्व है, m द्रव्यमान है और v आयतन है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि द्रव्यमान में जब आयतन का भाग दिया जाता है तो हम घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम धरातल में अंदर की ओर जा रहे हैं, पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जा रहा है। इस वजह से घनत्व भी बदलता जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि धरातल पर घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और केंद्र पर जाते जाते जो घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गहराई डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे गहराई मतलब अपन जमीन के अंदर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाएगा। देखो, पृथ्वी की ऊपरी धरातलीय सतह से केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। ऊपरी सतह का घनत्व लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो केंद्र में लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस क्वेश्चन को आप रिमेंबर करें कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वह 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो अप्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले हमने बात की घनत्व के बारे में कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है दबाव का। जो दबाव है, तो फ्रेंड्स, जो दबाव है और घनत्व है उसमें समानुपाती का संबंध होता है। मतलब जैसे घनत्व बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा। तो अपन बात करते हैं कि दबाव और घनत्व में समानुपाती का संबंध होता है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ती जाएगी। पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ने का कारण प्रारंभिक रूप से ऊपरी परतों का बढ़ता हुआ दबाव है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो होती है पृथ्वी में परतें पाई जाती है, तो एक परत दूसरी परत पर, दूसरी तीसरी परत पर दबाव डालती रहती है। तो ये जो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन आधुनिक प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि दबाव भी एक अंतिम सीमा तक ही कार्य करता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे ऊपरी परत दूसरी परत पर, दूसरी तीसरी परत पर दबाव लगा रही है तो ये प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। एक सीमा पर जाने के बाद आप दबाव में कितना ही परिवर्तन करो लेकिन घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। दबाव में कितना ही आप चेंज करें परंतु घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में सर्वाधिक घनत्व वाले पदार्थ लोहा और निकल पाए जाते हैं। इस वजह से आप दबाव कितना ही बढ़ाओगे लेकिन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरी बात करते हैं अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी पृथ्वी में वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कंडीशन भी पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी जो है उसकी ऊपरी सतह पर जो कम गहराई तक रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे होते हैं जो स्वतः ही ऊर्जा का जनन करते हैं, और इस वजह से ऊपरी जो गहराई है, जो ऊपरी जो ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं
इस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता होती है, तो इस जगह पर तापमान ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे अपन केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों की कमी होती जाती है, उनकी उपलब्धता कम होती है, तो यहाँ टेम्परेचर उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में पहले बढ़ रहा था। और टेम्परेचर की बात करें तो 32 मीटर की गहराई पर जाते हम तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह से 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति केवल 8 किलोमीटर की गहराई तक ही पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका रीज़न मैंने बताया आपको, रेडियो एक्टिव पदार्थ की उपलब्धता होती है तो तापमान बढ़ जाता है। जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, या रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा का जनन करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जबकि उससे अधिक गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है, जिसका कारण पृथ्वी की भूपर्पटी में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और गहराई में जाने पर रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा घट जाती है और तापमान बढ़ने की दर जो होती है वो भी कम होने लगती है। जैसा कि अगर हम बात करें, यदि ऊपरी परत में, जैसे अपन बात करें 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यदि ऊपरी परत की दर के आधार पर तापमान बढ़ता तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर तापमान जो है 25,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अगर इतना टेम्परेचर हो जाता तो पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है वो बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। लेकिन आधुनिक प्रयोगों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी के तापमान के बारे में यह सिद्ध हुआ कि 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान जो है वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है और 5150 किलोमीटर की गहराई पर जो तापमान है वो 4300 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि भूप्रपटी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, अधिकता होती है उनकी, तो तापमान ऊपरी परतों में ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपलब्धता कम होती जाती है और तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने अप्राकृतिक स्रोत जो हैं उसके बारे में बात करी, दाब के बारे में बात करी, घनत्व के बारे में बात करी और ताप के बारे में बात की कि गहराई बढ़ती है तो ताप भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे स्रोत के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति से जानने के जो वैज्ञानिकों ने जो हमारे सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि पहली जो परिकल्पना है वह है चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वह 1905 में दी उन्होंने। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। तो इस परिकल्पना में उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है दो बड़े तारों के संयोग से हुई है, एक तो सूर्य और दूसरा उसका साथी जो अन्य तारा है उसके द्वारा ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और इस सिद्धांत के द्वारा हम वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में, महाद्वीप और महासागर की रचना के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना हमें बताती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था के अंतर्गत है। इसी प्रकार लाप्लास जो महोदय हैं उन्होंने निहारिका परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है। इन्होंने बताया कि प्रारंभ में जो एक गर्म तप्त निहारिका थी वो चक्कर लगा रही थी, उससे बहुत सारे छल्ले निकले, वो छल्ले संयुग्मित होकर एक गांठ का निर्माण हुआ और गांठ का निर्माण हुआ और उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस परिकल्पना के आधार पर उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है और ये जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक
एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत ये उन्होंने जानकारी प्रस्तुत की। इसके बाद अन्य जो वैज्ञानिक हैं जोय प्रीज और रितर के अनुसार इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में है। तो कुछ जो वैज्ञानिकों ने मत दिए थे उसके आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस, द्रव और गैस, जो चैम्बरलिन की जो परिकल्पना है उसके आधार पर ठोस अवस्था में, लाप्लास बहुधे की परिकल्पना के अनुसार तरल अवस्था में, और जॉय प्रीज और रितर की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो गैसीय अवस्था में है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीसरे स्रोत की बात करते हैं, वो है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हम ज्वालामुखी की बात करेंगे, उल्कापिंड की बात करेंगे, भूकंप विज्ञान की बात करेंगे। ज्वालामुखी जब प्रस्फुटित होता है तो ज्वालामुखी के साथ जलवाष्प, राख, लावा, धूल, मिट्टी आदि के कंकड़ निकलते हैं। वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही बाहर आते हैं। हम उनका अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है स्रोत उल्कापिंड। फ्रेंड्स, जो उल्कापिंड होता है वो उल्कापिंड है क्या? उल्कापिंड एक आकाशीय पिंड होता है जो लोहा और निकल धातु से बना होता है और किसी ग्रह या उपग्रह के परवलयाकार कक्षा में 17 से 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है। उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड एक आकाशीय पिंड होता है जो लोहा और निकल धातु से बना होता है। किसी उपग्रह या ग्रह के परवलयाकार कक्षा में 17 से 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से परिक्रमा करता है। उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। या हम एक जानकारी करते हैं कि जो उल्कापिंड होता है और ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंतर्गत ग्रेविटी फोर्स होता है, तो ये ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो इस उल्कापिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही उल्कापिंड पृथ्वी की सतह के संपर्क में आता है तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस उल्कापिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ पर ऊपर की ओर विरल माध्यम होता है वायुमंडल में और नीचे की ओर सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम जिसमें कण पास पास होते हैं। जैसे कि आप बात करें, ये उल्कापिंड जो हैं ऊपर से जब नीचे की ओर आता है तो इसमें माध्यम में घर्षण बल लगता है। जब अपन अपनी इस पेन को अगर अपन ऐसे घर्षण करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है। वैसे ही जब ये उल्कापिंड पृथ्वी की धरातल पर आएगा तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण यह उल्कापिंड जलने लगते हैं। और जब ये उल्कापिंड जलने लगते हैं तो इसे हम शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहते हैं। वापस समझते हैं कि जो उल्कापिंड हैं जैसे ही हमारी पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो वो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से पीछे चले आते हैं। तो वायुमंडल के अंतर्गत घर्षण बल लगने के कारण वो तापमान बढ़ने से जल जाते हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि पृथ्वी जो है उसका आंतरिक स्रोत भी लोहा और निकल से बना है। उसी प्रकार जो उल्कापिंड हैं वो भी लोहे और निकल से बने होते हैं। दोनों का मटेरियल सेम होता है। हम उसका अध्ययन करके भी हम पृथ्वी के आंतरिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा स्रोत आता है भूकंप विज्ञान। जो भूकंप विज्ञान है उसमें पृथ्वी के आंतरिक स्रोत के बारे में जानकारी की एक सटीक जानकारी दी है। क्योंकि भूकंप विज्ञान है उसके आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे सटीक प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि भूकंप के अंतर्गत जो बॉडी वेव होती हैं और सरफेस वेव होती हैं, तो बॉडी वेव जो होती हैं वो प्राइमरी वेव होती है और सेकेंडरी वेव होती है।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जिन जिन स्थानों से गुजरती हैं हमें पता लगता है कि कौन सा भाग ठोस अवस्था में है, कौन सा भाग तरल अवस्था में है। क्योंकि जो प्राइमरी जो वेव होती हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम में संचरित होती है, और जो सेकेंडरी वेव है वो केवल ठोस भाग में ही संचरित होती है। तो इन तरंगों के संचरण के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग ठोस है, द्रव है या गैस है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्ययन के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक स्रोत को जानने का 3 स्रोत बताया है यहाँ पर आपको। पहला है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है वैज्ञानिक मत और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। और सामान्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी के 2 और स्रोत हैं, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत और एक होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष का मतलब है कि अपन पूरी मतलब प्रत्यक्ष जानकारी करें। जैसे अपन जो ड्रिलिंग करते हैं तो उससे जो मटेरियल बाहर निकलता है उसे देखकर अपन आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खानों में जो खुदाई होती है, उत्खनन कार्य किया जाता है, उससे जो मटेरियल निकलता है उसकी जानकारी करके अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कर सकते हैं। और तीसरा है ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी से भी जो मटेरियल बाहर निकलता है वो भी आंतरिक भाग से ही आता है, उसके बारे में अध्ययन करके हम आंतरिक स्रोत की जानकारी कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, पहला प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, पृथ्वी की खुदाई मतलब ड्रिलिंग करते हैं तो उससे जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम, जैसे वर्तमान में मानव के द्वारा रूस के कोला प्रायद्वीप जो आर्टिक क्षेत्र है हमारा, उसके अंदर का जो कोला प्रायद्वीप है वहाँ पर 12 किलोमीटर तक की गहराई का पदार्थ बाहर निकाला है। लेकिन हमने खुदाई कहाँ तक की है, केवल 12 किलोमीटर तक। और पृथ्वी का जो केंद्र है वो है 6370 किलोमीटर। तो हमें केवल भेदन करके ड्रिलिंग करके केवल 12 किलोमीटर तक के पदार्थ की जानकारी हुई है। उसके बाद देखो ज्वालामुखी उद्गार से जो पदार्थ निकला है वो केवल हमें 400 किलोमीटर तक की गहराई की जानकारी देता है। इसी प्रकार जब हम माइनिंग होती है, उत्खनन होता है, उससे हम केवल 4 किलोमीटर तक की पृथ्वी की गहराई के पदार्थ का पता लगा सकते हैं। जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका की जो सोने की जो खान है वो सबसे गहरी खान है, उसके अंतर्गत 4 किलोमीटर तक की गहराई के पदार्थों को निकाला गया है और उसका अध्ययन किया गया है। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिसमें पृथ्वी की अंदर ड्रिलिंग करके पदार्थ निकाला, खानों में खुदाई करके उत्खनन करके पदार्थ निकाला गया, और ज्वालामुखी के जो पदार्थ हैं उनका अध्ययन करके हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की है। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हमने बात की, उसमें घनत्व, दबाव, तापक्रम, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, उल्कापिंड और शूटिंग स्टार जो हैं वह अप्रत्यक्ष स्रोत में आते हैं। तो यहाँ पर तक जो हमने अध्ययन किया है, केवल हमने यहाँ तक ये जानने का प्रयास किया है कि आंतरिक स्रोत को जानने का, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसको जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, वैज्ञानिकों के मत, इसके बारे में यहाँ तक हमने संक्षिप्त में और विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। अब आधुनिक मत के अनुसार अपन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में 3 परत पाई जाती हैं। 3 परत कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन कौन सी परत होती है देखिए आप लोग, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आधुनिक मत के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है उसमें 3 परतें होती है। एक तो क्रस्ट होती है जिसे ऊपरी परत कहते हैं, मेंटल होती है उसे मध्यवर्ती परत कहते हैं, सबसे आंतरिक परत होती है उसे क्रोड कहा जाता है। लेकिन हमने अभी घनत्व के बारे में जब बात की थी, हम बात कर रहे थे कि जब हम पृथ्वी में गहराई में जाते हैं तो घनत्व में परिवर्तन आता जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो मटेरियल है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बदल जाता है, तो घनत्व चेंज हो जाता है।
तो जहां पर दो परतें मिलती हैं वहां पर अचानक घनत्व में परिवर्तन आ जाता है, उसे डिसकंटिन्यूटी लेयर कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भाग की गहराई में जाने पर चट्टानों के घनत्व में जहां अचानक परिवर्तन होता है उसे असंबद्धता परत, असांतत्य परत, भिन्नता तल या डिसकंटिन्यूटी लेयर कहा जाता है। यह एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है, डिसकंटिन्यूटी लेयर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, जहां दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। जैसे अपन बात करें क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन परतों के बीच में डिसकंटिन्यूटी लेयर पाई जाती है और डिसकंटिन्यूटी जो लेयर होती हैं उसमें दोनों परतों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, देखिए पृथ्वी की परतों के बारे में, सबसे ऊपरी जो परत है उसे अपन क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली जो क्रस्ट है वो, हमारा जो क्रस्ट वाला भाग है वो धरातल से इसकी जो मोटाई है 0 से 30 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। 0 से 30 किलोमीटर का जो भाग है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी लेयर होती है, उसे अपन कोनार्ड असंबद्धता परत कहते हैं। कोनार्ड वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह डिसकंटिन्यूटी लेयर का नाम रखा गया कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर पाई जाती है। इसके बाद देखिए आप, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का जो भाग है उसे हम प्रवार या मेंटल कहते हैं, इसे हम प्रवार या मेंटल कहते हैं। तो यह मेंटल जो है, तो यहाँ देखिए आप, ऊपरी मेंटल, दुर्बलता मेंटल, संक्रमण क्षेत्र और निचली मेंटल। तो मेंटल को अपने इतने भागों में डिवाइड किया है, ऊपरी मेंटल, दुर्बलता मेंटल, संक्रमण मंडल और निचली मेंटल। ये जो भाग हैं 30 से 2900 किलोमीटर के मध्य का भाग आता है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ऊपरी जो मेंटल है और निचली जो क्रस्ट है, देखिए निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लेयर पाई जाती है, उसे मोह असंबद्धता परत कहा जाता है। और यहाँ देखिए आप लोग, ये 0 से 100 किलोमीटर का जो भाग है उसे अपन लिथोस्फीयर कहते हैं, इसे स्थल मंडल कहा जाता है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत एक तो संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लिथोस्फीयर में सम्मिलित हैं, तो लिथोस्फीयर में देखिए आप लोग, संपूर्ण तो क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटल होती है, 0 से 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल में आता है, जो कि ठोस अवस्था के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 100 से 400 किलोमीटर का जो मेंटल का जो क्षेत्र होता है वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। यहाँ पर जो चट्टानें होती है वो पिघली तरल अवस्था में होती हैं। उसके बाद 400 से 700 वाला जो क्षेत्र होता है वो ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है, जो ठोस अवस्था के अंतर्गत होता है। और 700 से 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे निचली मेंटल कहते हैं, जो ठोस अवस्था में होता है। अब आप देखिए, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लेयर होती है, उसे रैपिडी भिन्नता तल कहा जाता है। इसके बाद देखिए आप लोग, 2900 से केंद्र तक 6370 किलोमीटर तक का भाग है, उसे करोड़ कहा जाता है। करोड़ को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो बाह्य करोड़ और एक होता है आंतरिक करोड़। तो 2900 से 5150 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे बाह्य करोड़ कहा जाता है, और 5150 से केंद्र तक का जो भाग होता है उसे आंतरिक करोड़ कहा जाता है। जो बाह्य करोड़ होता है वो तरल अवस्था में होता है, जेली जैसी आकृति होती है इसकी, और आंतरिक करोड़ जो होता है इसमें लोहा और निकल जैसी
उच्च घनत्व की धातुएं पाई जाती हैं, इस वजह से ठोस अवस्था में होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बाह्य क्रोड और निचली मेंटल, बाह्य क्रोड और निचली मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लेयर पाई जाती है, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता परत कहते हैं, जिसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता परत कहते हैं। निचली मेंटल व बाह्य क्रोड के मध्य जो डिसकंटिन्यूटी लेयर पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता परत कहा जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य भी घनत्व परिवर्तन होता है और एक डिसकंटिन्यूटी लेयर लेहमान असंबद्धता परत यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कोनार्ड असंबद्धता परत, मोह असंबद्धता परत, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमान असंबद्धता परत के बारे में बात करते हैं। कई परीक्षाओं में तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूटी लेयर का क्या क्रम है। सबसे पहले कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर, फिर मोह डिसकंटिन्यूटी लेयर, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी लेयर, गुटेनबर्ग और लेहमान डिसकंटिन्यूटी लेयर। एक क्वेश्चन तो ये फ्रेम होता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार फ्रेम होगा कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी लेयर किन परतों के बीच में पाई जाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि मोह असंबद्धता जो परत है वो किन परतों के बीच में पाई जाती है, तो हम कहेंगे निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लेहमान असंबद्धता परत किस में पाई जाती है, तो बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड के बीच में पाई जाएगी। गुटेनबर्ग किस में पाई जाती है, निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में पाई जाती है। तो ये पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनके बारे में हमने बात की है कि क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या होती है, कोर क्या होती है। यहाँ पर जो क्रस्ट है उसकी जो डेंसिटी होती है 2.75 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है, जिसे राउंड फिगर में हम बोले तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। उसी प्रकार जो मेंटल है उसका जो घनत्व है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जिसे अपन राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार जो क्रोड है उसका डेंसिटी 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो एक बार वापस अपन इसको रिपीट करते हैं कि आंतरिक परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। क्रस्ट 0 से 30 तक होती है, मेंटल 30 से 2900 तक होती है और 2900 से नीचे आने के बाद जो 6370 किलोमीटर का जो क्षेत्र है केंद्र भाग, वहाँ पर हमारा आंतरिक क्रोड होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में बात की, डिसकंटिन्यूटी लेयर के बारे में हमने यह बात की है। इसके बाद अपन बात करते हैं वही बात जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने आपको अभी समझाई थी कि भिन्नता तल, डिसकंटिन्यूटी लेयर क्या क्या और किस किस के बीच में होती हैं। जैसे कि अपन रिमेंबर करने का प्रयास करते हैं कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी लेयर कहाँ पाई जाती है, हम कहेंगे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। मोह डिसकंटिन्यूटी लेयर निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के मध्य पाई जाती है। रैपिटी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में पाई जाएगी। गुटेनबर्ग निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य पाई जाती है। और लेहमान डिसकंटिन्यूटी लेयर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य पाई जाती है। इस क्रम को आप याद करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिकतम होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, थोड़ा इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत विशेषताएं हैं। जैसे क्रस्ट की बात करते हैं तो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट हमें अभी देखा हमने कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसकी जो औसत मोटाई है वह 30 किलोमीटर तक होती है। और महाद्वीपों के अंतर्गत इसकी मोटाई 40 किलोमीटर होती है। और महासागरों के अंदर इसकी मोटाई जो होती है वो 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। और नवीन वली जो पर्वत होते हैं उसके अंदर इसकी मोटाई जो है 50 से 70 किलोमीटर तक होती है। तो यहाँ पर अपन इसकी मोटाई के बारे में बात करी कि महाद्वीपीय जो भाग होते हैं उसके अंदर इसकी मोटाई 40 किलोमीटर होती है और महासागरीय भागों में इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक होती है।
और नवीन वलित जो पर्वत हैं उसके अंदर इसकी मोटाई 50 से 70 किलोमीटर तक होती है। अब वहां पर ही मैंने समझाया था कि इसका जो घनत्व है इस परत का 2.75 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका क्या होता है, घनत्व होता है, जिसे हम 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मान सकते हैं। ऊपरी भूपर्पटी जो होती है जिसमें महाद्वीपीय भाग आता है, अपन ने क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट में महाद्वीपीय भाग आएंगे और निचले क्रस्ट में महासागरीय भाग आएंगे। तो ऊपरी भूपर्पटी ऊपरी क्रस्ट के अंतर्गत महाद्वीपीय भाग अधिक होते हैं। महाद्वीपीय भाग किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। और निचली जो क्रस्ट होता है उसमें महासागरीय भाग आता है। महासागरीय भाग बेसाल्ट चट्टानों का होता है और बेसाल्ट जो चट्टानें होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। वापस रिमेंबर करेंगे कि क्रस्ट जो होता है उसे दो भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट के अंतर्गत महाद्वीपीय भाग होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं और निचला जो क्रस्ट होता है उससे महासागरीय भाग बनते हैं, वो बेसाल्ट चट्टानें होती है, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। इनकी मोटाई और घनत्व को याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मेंटल के बारे में बात करेंगे, प्रवार के बारे में बात करेंगे कि 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल में हमने अलग अलग बात करी थी कि एक होता है लिथोस्फीयर होता है, एस्थिनोस्फीयर होता है। तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। वहां पर हमने बात करी थी कि संपूर्ण क्रस्ट, वापस बात करूंगा मैं कि संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। रिमेंबर करिए उस चित्र को आप दिमाग में कि हमने पढ़ा था कि ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, मतलब संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मिलाकर अपन ने लिथोस्फीयर कहा था, जिसे अपन स्थल मंडल कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करने का प्रयास कीजिएगा इसको कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। लिथोस्फीयर के अंतर्गत संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग आता है और इसकी जो मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है और ये ठोस भाग होता है। उसके बाद आता है एस्थिनोस्फीयर, या इसे अपन दुर्बलता मंडल कहते हैं। चित्र में समझाया था मैंने आपको 100 से 400 किलोमीटर की गहराई का जो भाग होता है उसे दुर्बलता मंडल या कमजोर मंडल कहा जाता है, क्योंकि यह तरल अवस्था में या आंशिक पिघली अवस्था के अंदर चट्टानें होती हैं और इसी भाग से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और भूकंपीय जो तरंगे होती हैं इस क्षेत्र से गुजरते समय उनकी गति कम हो जाती है। इसे हम निम्न वेग का मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन आता है निम्न वेग का मंडल किसे कहते हैं, उसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल को। क्योंकि भूकंपीय तरंगों के बारे में मैंने समझाया था कि बॉडी वेव जो होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव होती हैं, वो जिन स्थानों से निकलती हैं उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर सकते हैं। तो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो दुर्बलता मंडल से गुजरते समय का वेग कम हो जाता है, इसी कारण इसे निम्न वेग का मंडल कहा जाता है। तो निम्न वेग का मंडल किसे कहते हैं, एस्थिनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल को कहा जाता है। अब आता है ट्रांजिशनल क्षेत्र जो होता है वो 400 से 700 किलोमीटर की गहराई का जो भाग होता है मेंटल परत में। 400 से 700 किलोमीटर की गहराई का जो भाग होता है उसे संक्रमण मंडल के रूप में जानते हैं और इसे चट्टानों की नदी कहा जाता है, क्योंकि जब लावा जो मैग्मा होता है वो ज्वालामुखी उद्गार से जब निकलता है वो इसी पदार्थ से निकलता है। इस वजह से हम संक्रमण मंडल को चट्टानों की नदी कहते हैं और इसका जो मेंटल परत का घनत्व जो होता है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एक बार वापस अपन बात करते हैं कि मेंटल जो परत है उसमें हमने क्या क्या बात की है। मेंटल परत के अंतर्गत हमने देखिए सबसे पहले बात की इसकी मोटाई के बारे में बात करी 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। सबसे पहले इसमें मैंने बात की लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है 100 किलोमीटर तक है, इसमें संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल आएगी। और एस्थिनोस्फीयर के अंतर्गत जो है 100 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र आएगा और यहाँ पर पिघली अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं, ज्वालामुखी उद्गार इसी से होता है और भूकंप जो तरंगे होती हैं उनका वेग यहाँ पर कम हो जाता है, इस वजह से इसको निम्न वेग का मंडल कहते हैं। और उसके बारे में बात की थी अपन ने इसके बाद संक्रमण मंडल के बारे में।
तो ये संक्रमण मंडल जो है 400 से 700 किलोमीटर वाला जो मेंटल का क्षेत्र है, ये संक्रमण मंडल कहते हैं। और लावा मैग्मा इसी भाग से निकलते हैं, इस वजह से इसे चट्टानों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मेंटल परत का जो औसत घनत्व है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसके बाद देखिए कि जो मेंटल परत का ही 2600 से 2900 किलोमीटर का जो ठोस भाग होता है उसे डबल डी प्राइम के नाम से जाना जाता है। 2600 से 2900 किलोमीटर का जो ठोस भाग होता है उसे हम डबल डी प्राइम परत के नाम से जानते हैं। और इसका जो औसत घनत्व बताया 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मेंस परीक्षा में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, डबल डी प्राइम परत किसे कहते हैं, तो हम इसका आंसर देंगे कि मेंटल परत का वह भाग जो 2600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे डबल डी प्राइम परत कहते हैं। और इसका घनत्व जो होता है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसके बाद देखिए मेंटल के बाद अगला जो भाग आता है साथियों वह आता है क्रोड का। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। जो क्रोड है उसे अपन दो भागों में बात करेंगे, तो बाह्य क्रोड और एक होता है आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड होता है और आंतरिक क्रोड होता है उसके बीच के अंतर्गत एक डिसकंटिन्यूटी लेयर पाई जाती है, उसके बारे में हमने पहले चर्चा की। और क्रोड जो है 2900 किलोमीटर से केंद्र तक का भाग आता है। केंद्र तक का मतलब 6370 किलोमीटर तक का जो भाग है वह क्रोड कहलाता है। क्रोड को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर तक का भाग होता है, उसे अपन बाह्य क्रोड कहते हैं। बाह्य क्रोड जो होता है वो जेलीफिश जैसा होता है और यहाँ भूकंप की एस तरंगे लुप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि जो बॉडी वेव होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी जो होती है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों मीडियम से संचित हो सकती है। और जो सेकेंडरी वेव जो होती है जिसे एस तरंग कहते हैं वो बाह्य क्रोड में लुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी वेव जो है हमें पता है कि केवल ठोस भाग में चलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भूकंप की एस तरंगे बाह्य क्रोड में लुप्त हो रही है तो इसका मतलब है कि ये भाग ठोस नहीं है। यहाँ प्रमाण मिल रहा है कि यह भाग ठोस नहीं है क्योंकि यहाँ एस तरंगे लुप्त हो गई हैं। आगे देखिए आंतरिक क्रोड 5150 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी का जो आंतरिक जो केंद्र है 6370 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है। इसका घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और यहाँ भारी घनत्व के पदार्थ जो तत्व हैं लोहा और निकल पाए जाते हैं। और भारी घनत्व के जो पदार्थ होते हैं लोहा, निकल, इस वजह से यहाँ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और चुंबकीय गुण पाए जाते हैं वह पृथ्वी की दृढ़ता और स्थिरता को निर्धारित करते हैं। देखिए जो प्राइमरी जो वेव थी वो केंद्रीय भाग में पहुंचती है। भूकंप की जो प्राथमिक तरंग हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों से निकलती है और यहाँ तक पहुंचने वाली केवल प्राइमरी वेव ही होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह ठोस अवस्था में होता है। इसका प्रमाण यह है क्योंकि यहाँ लोहा और निकल जैसी उच्च घनत्व की धातुएं पाई जाती हैं। तो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, मेंटल के बारे में पढ़ा और क्रोड के बारे में पढ़ा। आधुनिक मत के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ पढ़ी हैं। और अब हम थोड़ा सा एक तत्वों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा तत्व किस परत में ज़्यादा पाया जाता है, किस परत का आयतन कितना होता है, किसका द्रव्यमान कितना होता है। देखेंगे अपन, बात करेंगे सबसे पहले क्रस्ट की। क्रस्ट का जो आयतन है 0.5% और द्रव्यमान होता है 0.2%। उसके बाद मेंटल जो है उसका आयतन होता है 83.5% और द्रव्यमान होता है 67.8%। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात लगाते हैं अपन कि मेंटल का आयतन और द्रव्यमान दोनों ही ज़्यादा होता है। मेंटल जो है परत है
उसका आयतन और द्रव्यमान दोनों ही अधिकतम होता है। और क्रोड़ की बात करते हैं तो क्रोड़ का जो आयतन है 16% होता है और द्रव्यमान 32%। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है कि पृथ्वी के तत्वों का वितरण, पृथ्वी पर तत्वों का क्या वितरण है। कई एग्जाम में पूछा गया कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन अगर भूप्रपट्टी की बात करते हैं तो भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा जो तत्व है वह ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद लोहा है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ भूप्रपट्टी की बात कर रहा हूं। भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा तत्व, सबसे पहला ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है और लोहा है। और अगर ये क्वेश्चन अवरोही क्रम में पूछा जाए तत्वों का, तभी इसी क्रम में जमाना है। सबसे ज्यादा लोहा, फिर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद लोहा। ये अवरोही क्रम रहेगा। उसी प्रकार अगर संपूर्ण पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो अपन को लोहा जो है उसे नंबर 1 पर लेके आ जाना है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करेगा तो लोहा सबसे ज्यादा पाया जाएगा, उसके बाद वापस ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और उसके बाद मैग्नीशियम। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा। यहाँ केवल मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हम आंसर देंगे लोहा। लेकिन अगर भूप्रपट्टी पर क्रस्ट की बात की जाए तो अपन आंसर देंगे ऑक्सीजन। क्रम याद रखेंगे, भूप्रपट्टी पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, और संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इस टेबल को आप याद करने का प्रयास कीजिए, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है। अब देखिए, यहाँ आधुनिक मत के आधार पर हमने क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में बात की और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ अन्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी अपने मत प्रस्तुत किए हैं। उसमें सबसे पहले एडवर्ड स्वेस के बारे में बात करता हूँ, जिन्होंने आल्प्स पर्वत पर अध्ययन किया और पृथ्वी की रासायनिक कंपोजिशन के आधार पर, जो पृथ्वी का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर इन्होंने भूप्रपट्टी के नीचे 3 परतों के बारे में बात की। एक सियाल परत, एक सीमा परत और निफे परत के बारे में इन्होंने बताया। एडवर्ड स्वेस का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। देखिए आप लोग, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निफे, निकल प्लस फेरस। इनका केमिकल कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी में कितनी परतें बताई हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनती है, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है, निफे निकल और फेरस से मिलकर बनती है। आगे बात करेंगे अपन सियाल के बारे में। सियाल जो परत है, सिलिका व एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। इसकी जो मोटाई है 50 से 300 किलोमीटर होती है और वही घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सियाल में अम्लीय पदार्थ की अधिकता होती है और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। और सियाल जो है, महाद्वीपीय भाग सियाल के ही बने होते हैं। सियाल परत की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी जो मोटाई है वो 50 से 300 किलोमीटर होती है, अम्लीय पदार्थ होते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं और महाद्वीपीय भाग किसके होते हैं? सिलिका के ही बने होते हैं। और महाद्वीपीय भाग जो हैं वो सियाल के ही बने होते हैं। सियाल में क्या केमिकल कंपोजिशन होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम इसके अंतर्गत पाया जाता है। उसी प्रकार सीमा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है और 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है और इसका जो घनत्व है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और क्षारीय पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं यहाँ पर, और ज्वालामुखी उद्गार भी जो होता है वो इसी परत से होता है। और महासागरीय भाग जो होते हैं वो सीमा के ही बने होते हैं। महाद्वीपीय भाग सियाल के बने होते हैं
और महासागरीय भाग जो होते हैं वो सीमा के ही बने होते हैं। महासागरीय भाग सीमा से बनते हैं और महाद्वीपीय भाग सियाल के ही बने होते हैं। तीसरी परत आती है नीफे। जो नीफे हैं वो निकल और फेरस से मिलकर बनती हैं और इस परत का जो घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। लोहा और निकल पदार्थ ज़्यादा इस परत में होते हैं तो ये चुंबकीय गुण रखती है और पृथ्वी की स्थिरता का प्रमाणित करती है। पृथ्वी की स्थिरता को ये प्रमाणित करती है क्योंकि केंद्र में लोहा और निकल जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सियाल, सीमा और नीफे के बारे में बात करी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एडवर्ड स्वेज के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण कीजिए। तो हम सियाल, सीमा और नीफे के बारे में जानकारी देंगे कि सियाल क्या होती है। सियाल में सिलिका एल्यूमिनियम होती है, सीमा में सिलिका मैग्नीशियम होती है और नीफे के अंतर्गत जो परत होती है उसमें निकल और फेरस होता है कि मोटाई इतनी होती है, घनत्व इतना होता है। यहाँ जो सियाल भाग है उसे महाद्वीप बनते हैं, सीमा से महासागर बनते हैं, नीफे में चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक फीचर्स होते हैं। ये हम बताने का उत्तर लेखन में प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है दूसरे वैज्ञानिक आर्थर होम्स। ये ब्रिटिश भूगर्भ वेता थे। उन्होंने 2 परतें बताई। पृथ्वी में कितनी परतें बताई ना? 2। एक तो होता है क्रस्ट और दूसरे होते हैं सबस्ट्रेटम। क्रस्ट में इन्होंने बताया संपूर्ण सियाल और ऊपरी सीमा वाला भाग। संपूर्ण सियाल और सीमा का केवल ऊपरी भाग वो इन्होंने किस में बताया? क्रस्ट वाले भाग में बताया है। सबस्ट्रेटम में निचली सीमा वाला भाग और संपूर्ण नीफे, इसे अपन ने सबस्ट्रेटम में विभाजित किया। तो आर्थर होम्स जो ब्रिटिश भूगर्भ वेता हैं उन्होंने आंतरिक परतों को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो होता है क्रस्ट और होता है सबस्ट्रेटम। क्रस्ट में संपूर्ण सियाल व ऊपरी सीमा का भाग आता है और सबस्ट्रेटम में निचली सीमा और नीफे वाला जो भाग है वह सबस्ट्रेटम के अंतर्गत आता है। तो ये वर्गीकरण आर्थर होम्स का था। उसके बाद अगले वैज्ञानिक है वांडर ग्रांट और गुटेनबर्ग। इन्होंने 4 परतें पृथ्वी के अंदर बताई। 4 परतें जो बताई है वो किस प्रकार बताई है इन्होंने? सबसे पहली परत बताई इन्होंने बाहरी सिलिकेट पदार्थ की परत। दूसरी परत बताई इन्होंने आंतरिक सिलिकेट पदार्थ की परत। तीसरी परत बताई है मिश्रित सिलिकेट पदार्थ की परत। और चौथी परत जो बताई है इन्होंने लोह धातु की परत बताई है। जो वांडर ग्रांट जो महोदय हैं उन्होंने सिलिकेट पदार्थ के आधार पर पृथ्वी के अंदर 4 परतें बताई है। एक तो बाहरी सिलिकेट परत, आंतरिक सिलिकेट परत, मिश्रित सिलिकेट पदार्थ और लोहा धातु से बनी हुई मिश्रित परत। तो ये वांडर ग्रांट महोदय थे, उन्होंने 4 परतें बताई है पृथ्वी के अंतर्गत। और जो भूकंपीय लहरों के आधार पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के अंदर 3 मंडल बताए हैं। सबसे पहला मंडल लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और वेरीस्फीयर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के अंतर्गत 3 मंडल बताए गए हैं, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और वेरीस्फीयर। देखिए जो लिथोस्फीयर है वो 0 से 100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है गहराई का, वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है, जिसे अपन स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। पायरोस्फीयर 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर का जो गहराई का भाग है वो पायरोस्फीयर में आता है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और 2800 से पृथ्वी का जो केंद्र वाला भाग है 6370 किलोमीटर का भाग है वो वेरीस्फीयर में आता है। उसमें लोहा निकल पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 परतें कौन कौन सी है? एक लिथोस्फीयर, एक पायरोस्फीयर और एक वेरीस्फीयर। लिथोस्फीयर जिसे स्थल मंडल कहते हैं 0 से 100 किलोमीटर, पायरोस्फीयर 100 से 2880 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर और वेरीस्फीयर 2900 से केंद्र तक का जो भाग है वो वेरीस्फीयर के अंतर्गत आता है, जो निकल और लोहा से मिलकर बना होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया है।
आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह देखें, समझने का प्रयास करें और कुछ क्वेश्चन जो हैं उन्हें करने का प्रयास करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएं, छोटे प्रश्न पूछे जाएं या बड़े प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें आप डेफिनेट तरीके से अटेंड कर सकें, उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में अभ्यास के रूप में यहाँ लेके आया हूँ आपके सामने कि पहला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता तल, गुटेनबर्ग असंबद्धता तल किन परतों के मध्य पाया जाता है। इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य, दूसरा विकल्प है क्रस्ट व मेंटल के मध्य, तीसरा विकल्प है मेंटल और क्रोड के मध्य, और चौथा विकल्प है बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और ये जानें कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। उसके बाद देखिए आप लोग मेंस परीक्षा के लिए 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के बहुआयामी प्रभाव समझाइए, मतलब इसके लाभ समझाइए, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बताना है। दूसरा, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाइए, और तीसरा क्वेश्चन है एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण समझाइए। आप इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए और आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बहुआयामी प्रभाव समझाइए, मतलब आंतरिक संरचना हमने क्यों की है, इसके क्या लाभ हैं, इसका क्या महत्व है। जैसे कि अपन ने बात की कि इसका थोड़ा सा उत्तर में बताने का प्रयास करूंगा आपको, फिर आप इसे लिखने का प्रयास करना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बहुआयामी प्रभाव क्या है। जैसे कि अपन ने भूकंपित तरंगों के बारे में बात करी कि जो भूकंप आता है वो किन क्षेत्रों में आता है। तो सबसे पहले अपन भूकंप के बारे में भूकंपीय क्षेत्रों का सीमांकन कर सकते हैं, ज्वालामुखी वाले जो क्षेत्र हैं उनका सीमांकन कर सकते हैं, अधिवासों की स्थिरता की बात कर सकते हैं, और जैसे अपन उत्खनन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो पृथ्वी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, उनके बारे में बात कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि नीचे से जो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, और उसे आधुनिक तकनीक जो है जिसे अपन बात कर सकते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊर्जा की जो समस्या है उससे अपन निजात पा सकते हैं। तो ये इसके बहुआयामी प्रभाव हो सकते हैं। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया है आपको कि क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में इसमें बताना है आपको, और एडवर्ड स्वेस का जो वर्गीकरण है, सियाल सीमा और निफे वाला जो वर्गीकरण है वो इसमें समझाना है। तो मेरा आपसे यही एक अनुरोध रहेगा कि आप लिखने का प्रयास कीजिए, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग का अभ्यास होगा और उतना ही आप अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में दे पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसमें हम इसके आगे आने वाला जो टॉपिक है उसके बारे में हम अगली जो क्लास होगी हमारी हम चर्चा करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।